हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग इनसाइट्स विद सीए दीपक वाधवा। आज हम डिस्कस करेंगे एसीसीए F3 सब्जेक्ट के बारे में। और F3 में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इन्वेंट्रीज IS2। यस, IS2 के बारे में आज डिस्कशन होने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया हुआ तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके। ये सरबत दा भला, यही तो हमारा चैनल का मोटो भी है जी। तो आज IS2 के बारे में, IS2 जो है वो इन्वेंट्री के बारे में बात करता है और इन्वेंट्री कवर करता है हमारा करंट एसेट्स को। करंट एसेट्स में कवर होता है। तो करंट एसेट्स क्या होता है ये मैंने आपसे पहले ही वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि करंट एसेट्स जो होते हैं जिनको हम या तो 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों की क्वेरीज आती है कि सर करंट एसेट्स तो वो ही होते हैं जिनको हम 1 साल में कन्वर्ट कर देते हैं। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, बट अगर आप मेरी उस वीडियो को देखिए वहां पर मैंने इसको क्लियर किया गया है। वो चीजें भी करंट एसेट्स में कवर होती हैं जो विद ऑपरेटिंग साइकिल्स में 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है कई चीजों का ऑपरेटिंग साइकिल। तो आप प्लीज उस वीडियो को देखिएगा, तो वहां पे मैंने डिटेल में करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स के बारे में डिस्कशन किया गया। जो आज मेरा मेन फोकस रहेगा इन्वेंट्रीज के बारे में रहेगा। दो इन्वेंट्रीज पार्ट ऑफ करंट एसेट्स ओनली। तो करंट एसेट्स को वहां से पढ़िएगा और इन्वेंट्रीज को यहां से देखिएगा। इन्वेंट्री कवर करता है IS2। IS2 में बताया गया कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसी होगी, क्या जरूरत है करने की। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री एक आम आदमी की भाषा में इन्वेंट्री क्या होती है? एक लेमन की भाषा में इन्वेंट्रीज का मतलब होता है एक बिजनेसमैन जिस चीज में डील करता है वो इन्वेंट्री होती है। सिंपल, बस यही है इन्वेंट्री। चलो तो इन्वेंट्री का देखिए मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं लैपटॉप खरीदता या बेचता हूं, यानी कि लैपटॉप खरीदने बेचने का मेरा मेन काम है, तो मेरे लिए लैपटॉप क्या हो गए? इन्वेंट्री। मेरा मोबाइल खरीदने बेचने का काम है तो मेरे लिए मोबाइल क्या हो गए? इन्वेंट्री। अगर मेरा जो काम है वो फर्नीचर खरीदने बेचने का है तो मेरे लिए फर्नीचर क्या हो गया? इन्वेंट्री जी। बट मेरा इनमें से तीनों कोई भी काम नहीं है और ये मैं तीनों चीजें यूज भी कर रहा हूं। मैं लैपटॉप भी यूज कर रहा हूं, मैं मोबाइल भी यूज कर रहा हूं, मैं फर्नीचर पे बैठा भी हूं। ये देखिए टेबल चेयर लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो चीजें मेरे लिए हैं, क्योंकि मेरा मेन काम इन तीन चीजों का नहीं है, मेरे लिए नॉन करंट एसेट्स की डेफिनेशन में जाएंगे, IS16 की डेफिनेशन में जाएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन में जाएंगे। बट जो पर्सन इनको रोज खरीदता या बेचता है उसके लिए ये तीनों चीजें इन्वेंट्रीज में आएंगी। हाँ जी। तो एक सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं, इन्वेंट्री जिसमें एक बिजनेसमैन डील करता है वो इन्वेंट्री है, या जो चीज आपने बेचने के लिए खरीदी है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। सिंपल। तो आइए IS2 की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर कुछ एग्जांपल समझते हैं और फिर इसको कंक्लूड करते हैं कि IS2 में इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें कवर होंगी या नहीं। क्योंकि ये वीडियो F3 के बच्चों के लिए मेनली बनाई गई है, या आप वो देख सकते हैं जो अपने बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, क्योंकि हमें ऑफिस में कई बार इन चीजों से डील करना पड़ता है। तो आप भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। CA फाउंडेशन के बच्चे, वहां पे इंड AS 2 के बारे में बात की गई है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं IS2 के बारे में। तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं, मोर और लेस सेम है। और दूसरा जो F7 और SBR में थोड़ा सा और चीजें टेक्निकल डिटेल होती हैं, बट ये मैं वीडियो मेनली F3 के बच्चों के लिए बना रहा हूं, तो प्लीज इसको देखिएगा। हाँ जी। हेल्ड फॉर सेल डेफिनेशन क्या बोली गई है? हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको इन्वेंट्री बोला गया, जो जैसे कि मैंने बताया। दूसरा, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, कोई चीज बनाते हैं तो आपके लिए रॉ मटेरियल, आधा पका हुआ सामान, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश प्रोडक्ट, तीनों क्या चीजें हो जाएंगी? एज एन इन्वेंट्री काउंट होगी। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, उस सामान को बेचने के लिए बना रहे हो आप, तो वो रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश प्रोडक्ट आपके लिए इन्वेंट्री के बाद इन्वेंट्री मानी जाएंगी। और तीसरा, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल ऑफ सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और रेंडरिंग सर्विस। यहां पे समझिए, जो चीजें आपने मटेरियल आपने कंज्यूम किया है प्रोडक्शन के लिए या सर्विस देने के लिए, वो भी इन्वेंट्रीज में कवर होगा। जैसे कि हमने ऑयल एज ए कंज्यूम, बेसिकली यहाँ पे कंज्यूमेबल्स की बात हुई है। कोई मशीन में आपने ऑयल दिया किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो ऑयल एज ए कंज्यूमेबल
वो आपका इन्वेंट्री में काउंट किया जाएगा। तो मेनली तीन चीजें हमने की, जो सामान आप बेचने के लिए खरीद रहे हैं वो इन्वेंट्री है, WIP रॉ मटेरियल फिनिश जो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है वो इन्वेंट्री, और कंज्यूमेबल्स भी आपके इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं। वेरी गुड, ये बात हमें समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन यह आता है कि इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। देखिए इन्वेंट्री का बहुत ही मेजर रोल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही बताने में या गलत बताने में। देखिए कैसे, इन्वेंट्री की मदद से आप ग्रोस प्रॉफिट निकालना सीखोगे। अगर ग्रोस प्रॉफिट सही हुआ तभी आपका नेट प्रॉफिट सही होगा, नेट प्रॉफिट सही हुआ तभी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही मानी जाएंगी। तो अगर ग्रोस प्रॉफिट गलत है, नेट प्रॉफिट भी गलत हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। तो इससे बेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इन्वेंट्री की कैलकुलेशन, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बताना बहुत ही जरूरी है। देखिए आइए कैसे आप सही ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ग्रोस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू में से कॉस्ट, जो सामान बेचा उसकी लागत कितनी थी, उसकी कॉस्ट कितनी थी, अगर वो माइनस कर दे तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। जी बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी निकलती कैसे, कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, परचेज साल के दौरान कितना परचेज किया, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक कितना, क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना पड़ा हुआ। जब ये तीन चीजें निकल जाएंगी हमारे पास तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगा। जी, ओपनिंग प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग। तो ये तीन चीजें यहां पे आएंगी, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स डिडक्ट होगा एंड देन यू विल अराइव एट अ फिगर ऑफ ग्रोस प्रॉफिट। एक एग्जांपल लिखे, एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से इन्वेंट्री क्रूशियल है ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए। देखिए आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है $2500, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया $2500। परचेजेस दे रखी है $20,000 की, $20,000 यहाँ पे लिख दिया। क्लोजिंग आपके पास जो स्टॉक दिया हुआ है वो $3500 का दिया हुआ जी। तो ओपनिंग में परचेज प्लस किया, क्लोजिंग माइनस किया। मैं रीजन भी बताऊंगा क्यों प्लस किया क्यों माइनस किया, बट अभी आप ये समझिए कि ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को हम कंप्लाई करते हैं। तो हमारे पास 19,000 का यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ गया, $19,000। क्वेश्चन में हमें सेल्स दी हुई है मेरे एग्जांपल में $26,000 की, तो 26 में से 19 गए तो हमारे पास 7,000 जो आ गया ग्रोस प्रॉफिट। तो आप देख रहे हैं ग्रोस प्रॉफिट जो है उसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स इज वन ऑफ द की एलिमेंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का पता होना चाहिए, जो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि अभी याद कर लो ओपनिंग में परचेजेस ऐड करना है, क्लोजिंग माइनस करना है, बट रीजन नहीं बताया, रीजन अभी 2 मिनट के बाद बताऊंगा। तो सर हमें यहां तक तो समझ में आ गया कि ओपनिंग में परचेज ऐड करेंगे और क्लोजिंग माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगी, रेवेन्यू में से सीओएस माइनस करो, ग्रोस प्रॉफिट निकल जाएगा। अब हमें कारण बताओ, कारण तो बताओ क्यों ओपनिंग ऐड किया और माइनस किया क्लोजिंग। देखो कारण सिंपल है बच्चों, कारण सिंपल है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट होता है मैचिंग, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था। वहां पे क्या बताया गया था, वहां पे यह बताया गया था कि जो एक पर्टिकुलर पीरियड की रेवेन्यू कमाने के लिए जो आपने खर्चे किए हैं वो उसी ड्यूरेशन के दिखाने हैं। जिस ड्यूरेशन के आप रेवेन्यू ले रहे हो उसी ड्यूरेशन के खर्चे दे लेने हैं। अगर मैं यहां पे ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेज ऐड करता हूं और क्लोजिंग माइनस नहीं करता हूं तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ जाएगा 22,500, और मेरा रेवेन्यू कितना था 26,000। 26,000 में से 22,500 के 3,500 में दिखा दूंगा कि मेरा ग्रोस प्रॉफिट आ गया और घर आके चैन नहीं सो जाऊंगा। बट मेरे को ये भी तो देखना, मेरे जो गोडाउन है वहां पे $3,500 का अभी भी स्टॉक पड़ा हुआ है जो रेवेन्यू कमाने में इस साल काम नहीं आया, जो रेवेन्यू कमाने में इस साल नहीं काम आया। और अगर मैं यहां से इसको $3,500 को डिडक्ट नहीं करता तो मैं मैचिंग कॉन्सेप्ट को वॉयलेट कर देता। अच्छा, क्योंकि हम मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं इसीलिए हमने सिर्फ वही खर्चे लिए जो इस रेवेन्यू को जनरेट करने में यूजफुल हुए। ये दोनों यूजफुल थे, उसमें से जो बच गया वो अगले साल यूजफुल होगा, तो उसको इसलिए हमने हटा दिया क्योंकि $3,500 इस साल की रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाया, इसलिए हमने इसको यहां से हटा के अगले साल शिफ्ट कर दिया कि भैया अगले साल तुम रेवेन्यू में हमारा साथ देना। तो क्योंकि हम यहां पे मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं इसीलिए हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को यहां से डिडक्ट कर दिया और ओपनिंग को ऐड कर दिया।
ओके सर, हमें अब बात अच्छे से समझ में आ गई है। अब लगे हाथ हमें आप एंट्रीज भी बता ही दो, एंट्री बता दो तो बस समझ लो कि काम हो गया। चलो डियर, एंट्री बता देते हैं। एंट्री बताने के लिए मैं पहले आपको एक चीज बताता हूं। ये देखिए, ये था हमारा लास्ट ईयर और ये है हमारा करंट ईयर। लास्ट ईयर, करंट ईयर। मान लीजिए आपने पिछले साल कोई क्लोजिंग स्टॉक दिखाया होगा, तो अगले साल उसको आप क्या बोलोगे? सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, अगले साल उसको ओपनिंग बोलेंगे और क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, ओपनिंग ही बोलोगे। बट पिछले साल आपने इसको कहां पे दिखाया था? सर असेट में दिखाया था। क्लोजिंग स्टॉक को हम असेट में दिखाते हैं। ये बात तो हमें हमारे टीचर ने याद कराई हुई है, 11th क्लास में बहुत अच्छे से रटा था। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक को आपने असेट में दिखाया हुआ है, इसको अगले साल असेट से मूव कर देंगे, हटा देंगे। कहां पे भेज देंगे? खर्चों के साथ ऐड कर देंगे। असेट से हटा के खर्चे में ऐड कर देंगे, असेट से हटा के खर्चे में ऐड कर देंगे। असेट से हटाएंगे तो क्रेडिट करेंगे इन्वेंट्री असेट्स को, खर्चे में ऐड करेंगे तो ओपनिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ सेल्स में मूव कर देंगे। इसीलिए तो हमने यहां पे ऐड किया। हर बात का लॉजिक होता है। आई होप आपको ये लॉजिक अब समझ में आया होगा कि क्यों इन्वेंट्री असेट्स को हमने क्रेडिट किया और कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट किया। जी सर, हमें ये बात समझ में आ गई है। चलिए बात करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में। देखिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री जब हमारा रिपोर्टिंग पीरियड होगा, यानी कि साल के आखिर में, जब यहाँ पे हम इन्वेंट्री को दिखाएंगे, जितना इन्वेंट्री हमारे पास बचा हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग $3500 की इन्वेंट्री बची हुई है, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो हम अपने इन्वेंट्री एसेट्स को डेबिट करेंगे क्योंकि हमें उसको एसेट्स में दिखाना है, और अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि आप यहां पे देखिए, जब आपने परचेज किया होगा, आपने $20,000 का परचेज किया, उस $20,000 में से आप सारा मटेरियल कंज्यूम नहीं कर पाए। यू हैव ओनली कंज्यूम 16,500। अभी भी $3,500 पड़ा हुआ है आपके पास। तो इसलिए हमने इस जो हमारी टोटल कॉस्ट, उसमें से $3,500 को निकाल दिया, डिडक्ट कर दिया, क्रेडिट कर दिया और इन्वेंट्री एसेट्स को डेबिट किया। तो एट द एंड क्लोजिंग जो इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट होगी वो ये होगी कि आपको एसेट्स को दिखाना है बैलेंस शीट में, तो इन्वेंट्री एसेट्स को डेबिट कीजिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट कीजिए। विद दिस कॉन्सेप्ट, यही हमारा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हम मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को डिडक्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से डिडक्ट करते हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे क्रेडिट हुआ। और जो हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री है उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम ऐड करते हैं, इसलिए आपने उसको परचेज में ऐड किया। जी, तो ये लॉजिक था, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, जो जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलती है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब क्विकली एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट से, जो आज हमने डिस्कस किया कि इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है। इन्वेंट्री में सबसे पहले आइटम इंक्लूड होते हैं जो सामान आपने परचेज किया बेचने के लिए, देन रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट, WIP, ये सारी चीजें आती है, और कंज्यूमेबल्स भी। देन हमने डिस्कस किया कि इन्वेंट्री को निकालने का पर्पस क्या है। इन्वेंट्री जो है हमारी ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने में हेल्प करती है। इन्वेंट्री से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं, तो रेवेन्यू में से माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करते हैं, देन वी विल अराइव एट अ फिगर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो इन्वेंट्री का ये एक बहुत ही यूजफुल काम है। इन्वेंट्री से हम ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री से हम फर्स्ट पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। और फिर हमने डिस्कस किया कि ईयर एंड एडजस्टमेंट क्या होती है। ईयर एंड एडजस्टमेंट में सबसे पहले आपको ओपनिंग की एडजस्टमेंट करनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री को आपको क्रेडिट कर देना है और कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर देना। और जब बात आएगी क्लोजिंग की, तो वो सामान हमारे गोडाउन में पड़ा होगा, तो हमने इन्वेंट्री एसेट्स को डेबिट कर देना और कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट कर देना है। इसी की वजह से ओपनिंग जो है हमारा ऐड होता है और क्लोजिंग हमारा डिडक्ट होता है। यहाँ पर हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करते हैं। जी, तो अगली वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो इतनी ही थी। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इसके फर्दर पार्ट्स डिस्कस करेंगे। और इन्वेंट्री के मेथड क्या हैं, जैसे कि फीफो, एवरेज कॉस्ट, तो ये मेथड में हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी का भला कर दे। और प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।